कि सरकार अपनी मनमानी करे तो मनमानी तो उस रावण की भी नहीं चली। सीधी सिंपल सी बात है। और अगर इस मनमानी पे मोदी चल रहे हैं तो मोदी को भुगतना पड़ेगा। ये जनता इसको उखाड़ करके फेंक देगी। ये पूरा कार्यकाल नहीं कर पाएंगे। और कई बार देखने को भी मिला है, कई देशों में सरकार दिवालिया हो चुकी है और ये भी सरकार मेरे हिसाब से उनके पास 25-50 रुपए नहीं है फोन करने के लिए। ये देश के प्रधानमंत्री है। दुर्भाग्य है इस देश का कि ये लंबी लंबी बातें, मोटी मोटी बातें करके देश को चला रहे हैं। राम का नाम लेते हैं, बगल में छुरी रखते हैं। हद हो गई इस तरीके का। कब तक ये देश सहेगा? मेरे हिसाब से देश त्रस्त हो चुका है इनकी जुमलेबाजी से, इनकी नौटंकीबाजी से, इनके कहीं ना कहीं अत्याचार को अब देश सह नहीं पा रहा। अब ये मेरे को लगता है सात तवे पे बैठकर भी सच बोलने को तैयार हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि देश इनके सच को अब पी पाएगा। ये देश में भारतीय जनता पार्टी आई है, देश की दुर्दशाई हुई है, लेकिन ये पहली बार ऐसा देखा गया है कि मोदी के आने के बाद देश में जितनी बेहाली सही है वो आज तक के रिकॉर्ड में कभी नहीं सही होगी। मैं तो कहूँगा अंग्रेजों ने भी क्या अत्याचार किया होगा या मुगलों ने भी क्या अत्याचार किया होगा, उससे ज़्यादा अत्याचार इन काले अंग्रेजों ने किया है। और इसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है, जनता भुगत रही है, किसान भुगत रहा है, नौजवान भुगत रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है कि ये सरकार किसी की सुन रही। ये बे औलादों की सरकार है, इसीलिए इसको किसी का भी दर्द समझ में नहीं आ रहा। ये जिस तरीके से हिटलर शाही इस देश में व्याप्त करने को बैठ चुकी है भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता, ये इस देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और कहीं ना कहीं जब से ये सरकार आई है और जब से मोदी आया नहीं है, जब देश में भारतीय जनता पार्टी आई है, देश की दुर्दशाई हुई है। लेकिन ये पहली बार ऐसा देखा गया है कि मोदी के आने के बाद देश में जितनी बेहाली सही है वो आज तक के रिकॉर्ड में कभी नहीं सही होगी। मैं तो कहूँगा अंग्रेजों ने भी क्या अत्याचार किया होगा या मुगलों ने भी क्या अत्याचार किया होगा, उससे ज़्यादा अत्याचार इन काले अंग्रेजों ने किया है। और इसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है, जनता भुगत रही है, किसान भुगत रहा है, नौजवान भुगत रहा है, और सरहद पे बैठा हुआ वो जवान भी भुगत रहा है। इन्होंने जवानों को और किसानों को आपस में लड़ाने का काम कर दिया है। अब ये सीधी लड़ाई जनता और सरकार की हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई निर्णय आएगा, क्योंकि इतना अत्याचार ये देश सह नहीं सकता। लेकिन महाराज जी, निर्णय कब आएगा? इतने दिन तो देखते देखते हो गए, इतना समय गुजर चुका है। उसके बाद भी जो है 11 दौर की वार्ता हुई और 12वीं जो वार्ता करने की हो रही थी, उससे प्रधानमंत्री मोदी जी खुद सामने आए और कह रहे हैं कि सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है, बातचीत कीजिए, बीच का रास्ता निकलेगा। और उधर किसान कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर नहीं है। कैसे बातचीत? देखिए, एक फ़ोन कॉल की दूरी है। मेरे हिसाब से उनके पास 25-50 रुपए नहीं है फ़ोन करने के लिए। ये देश के प्रधानमंत्री है। दुर्भाग्य है इस देश का कि ये लंबी लंबी बातें, मोटी मोटी बातें करके देश को चला रहे हैं। राम का नाम लेते हैं, बगल में छुरी रखते हैं। हद हो गई इस तरीके का। कब तक ये देश सहेगा? मेरे हिसाब से देश त्रस्त हो चुका है इनकी जुमलेबाजी से, इनकी नौटंकीबाजी से, इनके कहीं ना कहीं अत्याचार को अब देश सह नहीं पा रहा। अब ये मेरे को लगता है सात तवे पे बैठकर भी सच बोलने को तैयार हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि देश इनके सच को अब पी पाएगा। ये ध्वस्त हो चुके हैं, इसीलिए किसान हट नहीं पा रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, आप देखेंगे कि किसान अब ये कहीं भी कोई अमेंडमेंट करने की बात कर रहा है बिल में, या कोई भी किसी भी तरीके की बात कर रहा है, तो उसको सह नहीं पा रहा, वो समझ ही नहीं पा रहा, इसीलिए वो सीधी बात करता है। सीधी बात, नो बकवास की इन बिलों को हम लोग सीधा मानने को तैयार ही नहीं है। इन बिलों को खत्म करने की कहीं ना कहीं किसान कोशिश कर रहा है। लेकिन महाराज जी, एक सवाल यहाँ पर यह है कि 11 दौर की वार्ता हुई, सबके सामने हुई, किसानों की तरफ से भी बातचीत करने के लिए गए हुए थे और उधर केंद्र सरकार से भी बातचीत हो रही थी। तो काफी 11 दौर की जब बातचीत हुई, वार्ता हुई, उस दौरान भी जो है कृषि मंत्री जी साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि कानून जो है,
किसानों के द्वारा बताया जा रहा है कि काले कानून है, लेकिन इस बिल में जो है काला क्या है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं किसानों से बार बार पूछ रहा हूँ, महाराज आप ही बता दीजिए कि इस बिल में काला क्या है। देखिए, काले की बात करोगे तो भंडारण जो था पहले, वो कहीं ना कहीं अवैध माना जाता था, कहीं ना कहीं अनलीगल माना जाता था। उसके ऊपर अगर कोई भंडारण करता था उसके ऊपर केस लगाया जाता था। आज उसको लीगल कर दिया गया। क्या ये आपको समझ में नहीं आता कि ये काला कानून नहीं है? जिसको आप पहले अनलीगल कहते थे, आज उसको लीगलाइज कर दिया। मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल पत्रकार भी अंधे हो गए हैं। क्या समझ में नहीं आता उन पत्रकारों को किस तरीके के सवाल जवाब करते हैं आप लोग? समझ से बाहर है। लेकिन वो तो साफ तौर पे अभी चौरी चौरा में गए हुए थे मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमने जो बजट बनाया है करीब 40,000 करोड़ रुपए का, उससे क्या है कि आमदनी दुगनी हो जाएगी और साथ ही साथ जो सड़कें चौड़ी हो जाएंगी, उससे क्या होगा कि आदान प्रदान अच्छे तरीके से किसान कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि हम उनके भलाई के लिए कर रहे हैं, आज से काम थोड़ी कर रहे हैं, पिछले 6 सालों से काम कर रहे हैं। देखिए, 6 सालों से काम कर रहे हैं, 6 सालों से चलता हुआ देश को भी आप देख रहे हैं और बात ये कर रहे हैं सड़कें चौड़ी करने की। तो मेरे हिसाब से सड़कें तो चौड़ी ये क्या कर पाएंगे? जनता चौड़ी हो चुकी है, यहाँ जनता फैल चुकी है और फैल करके बैठ चुकी है। अब तो जाहिर सी बात है हम लोगों को भी अगर इनके बीच में आना पड़ा तो ये मध्यस्थता कराने के लिए हम लोग आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जब दिख रहा है कि ना किसान पीछे हटने को तैयार है और ना ही सरकार पीछे हटने को तैयार है, तो कहीं ना कहीं हम लोग बैठ करके किसी ना किसी मुद्दे पर किसानों को और सरकार को लाने की कोशिश करेंगे। अगर ये नहीं किया जाता तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका खामियाजा पूरी जनता को, पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। और देश भुगत रहा है, इतनी जीडीपी डाउन हो चुकी है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। अब इससे ज़्यादा भुगतने को बचा क्या है? इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, अब इसके बाद बचता क्या है? मेरे को तो नहीं लगता सोनू जी इसके बाद भी कुछ बचता हो। लेकिन हालात तो काफ़ी कुछ बता रहे हैं। देख सकते हैं कि जितने भी दिल्ली की सीमा है, बॉर्डर है, वहाँ पे जहाँ जहाँ किसान बैठे हैं वहाँ पे तार फ्रेसिंग की जा रही है, बैरिकेडिंग लगाई जा रही है और तो और सड़कों में किले लगाई जा रही हैं। तो आखिर किस तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है? इस हालात को देख करके और उधर प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार फ़ोन कॉल की बातचीत करते हैं, तो किस तरीके की फ़ोन कॉल बातचीत किया जा रहा है? क्या इस तरीके से समाधान निकलेगा? मैं समाधान की बात करूं तो समाधान निकल रहा होता तो निकल चुका होता, लेकिन मैं दबे लफ्ज़ों में एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये तो सिर्फ अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। लड़ाई बहुत लंबी है क्योंकि अब जनता और सरकार की सीधी लड़ाई है और ये लड़ाई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है। क्योंकि एक तरफ बहुत बड़े बड़े पूंजीपति इस सरकार को चला रहे हैं और एक वो गरीब जनता है जो रात दिन डंडे खा रही है। 200 के आसपास किसान मर चुके हैं, इसके बावजूद भी अभी एक भी बार मोदी जी ने इनकी सुध नहीं ली। अब जाहिर सी बात है जब ये व्यक्ति सुध लेने को तैयार नहीं है, मदहोश है, कहीं ना कहीं किसी मद के नशे में चूर है। मैं तो ये कहूँगा कि नशा तो रावण का भी नहीं चला, मदहोशी तो उस रावण की भी नहीं चली। वो भी कहीं ना कहीं एक दिन अपनी मदहोशी के चलते बैकफुट पे आया और आना ही पड़ता है। लेकिन हार उस रावण की भी होती है। लेकिन बार बार जो है महाराज जी, बार बार जो है पीएम मोदी जी आते हैं, देश को संबोधित करते हैं, किसानों को संबोधित करते हैं और वो बार बार दिलासा दिला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरे दिल में किसान भाई बसते हैं और उनका गाँव बसता है। तो जाहिर सी बात है कि कैसे गलत कर सकते हैं किसानों के लिए बिल। कह रहे हैं कि ये किसानों के हित की बात, अगर किसानों के हित की बात होती तो आप बताइए किसान रोड पे बैठा क्यों है? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोगों के? साफ तौर पे ये कहना है कि कुछ किसान बैठे हुए हैं, कुछ किसानों की वजह से। भैया पूरा देश का किसान बैठ जाए, भूखा मार दे पूरे देश को, क्या बात कर रहे हैं? किसानों के नेता ही बैठेंगे और उनको भी आप आतंकवादी बता रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं। हा? किस तरीके की ये सब चीज आपको दिखानी चाहिए, करनी चाहिए। आप वहाँ कौन सा ऐसा टिकट आपको लगता है कोई खालिस्तानी है, आतंकवादी है? हाँ, क्या लगता है आपको? ये जितने भी किसान बैठे हैं, आज हम लोग गए, इनका समर्थन किया, ये लोग कोई आतंकवादी दिख रहे हैं? देखिए, हम लोग बैठ करके कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकालेंगे। अगर रास्ता नहीं निकलता और 1-2 महीने और इसी तरीके से कहानी चलती है तो मुझे ऐसा लगता है देश का बेड़ा गर्क तो हुआ पड़ा है और जो बचा कुचा है वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को कहीं ना कहीं आकर के बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, क्योंकि किसान अपनी जगह अड़ा हुआ है और सरकार अपनी जगह अड़ी हुई है।
ठीक है, ऐसी स्थिति में जो है आज देखने को मिला कि यूपी बॉर्डर में जो है पूरा जो संत समाज है पूरी भारी संख्या में जो है वहाँ उतरा पड़ा था। आप भी वहाँ मौजूद थे, किस तरीके की वार्ता हुई, क्या बातचीत थी वहाँ पे? देखिए, वार्ता की बात कही जाए तो हम तो किसानों के समर्थन के लिए आए हैं, क्योंकि जो लड़ाई किसानों की चल रही है, टिकैत ने अपने आंसू जो दिए इस देश के लिए, उसके बाद पूरा देश भावुक हो चुका है। हम भी सोच रहे थे कि सरकार अब मानेगी, लेकिन जब दिखा कि सरकार कहीं भी किसी हद पर मानने के लिए तैयार नहीं है, तो हम लोगों को आना पड़ा। और जाहिर सी बात है, हम चाहेंगे कि कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकले जिससे देश का हित हो, किसानों का हित हो, सरकार का भी हित हो। लेकिन आप चाहें कि सरकार अपनी मनमानी करे, तो मनमानी तो उस रावण की भी नहीं चली। सीधी सिंपल सी बात है। और अगर इस मनमानी पे मोदी चल रहे हैं तो मोदी को भुगतना पड़ेगा। ये जनता इसको उखाड़ करके फेंक देगी। ये पूरा कार्यकाल नहीं कर पाएंगे। और कई बार देखने को भी मिला है, कई देशों में सरकार दिवालिया हो चुकी है, और ये भी सरकार दिवालिया होगी। तो क्या लगता है आपको फाइनली, अगर आपसे ही अगर पर्सनली आपसे पूछा जाए कि अंततः क्या होने वाला है इस आंदोलन में, क्योंकि दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। उधर टिकैत जी का साफ तौर पे ये करना है कि हम 3 अक्टूबर तक जो है हम समय देते हैं सरकार को, यानी कि अभी काफी लंबी संघर्ष चलने वाली है। तो कैसे आप देखते हैं पूरा? देखिए, लंबी लड़ाई है, लंबे संशोधन किए गए हैं, इसलिए मैं यही कहूँगा कि हम लोग कहीं ना कहीं उस जगह आकर के, संत अगर उतरा है तो उस जगह आकर के वो काम करेगा जिससे कहीं ना कहीं किसानों का भी हित हो और सरकार का भी हित हो, और देश की जो साख है वो बची रहे। हम लोग ना सरकार, ना जवान, ना किसान, ना इंसान, किसी के भी अनहित के लिए नहीं बने, हम उनके हित के लिए बने। और जब जब जरूरत पड़ेगी इस देश के किसान को, सरकार को, जनता को, हम लोग उनके साथ हमेशा उतरेंगे। यही संत का कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।